अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज हम चैप्टर नंबर 13 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इट्स पार्ट्स। आइए देखते हैं कि ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम किन किन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, और अगर आपको ये डायग्राम स्केच करनी पड़े तो आप कौन कौन से पार्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। डायग्राम बनाने के लिए आपको इसमें चंद एक इंस्ट्रक्शन भी दी जाएंगी और साथ में आप लोगों को ये बताया जाएगा कि ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बुनियादी या बेसिक पार्ट्स कौन कौन से। तो जब आपने डायग्राम बनानी है तो ये ज़रा गौर से बात सुननी है। इस तरह से आप एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, ऐसे ये आपने स्ट्रेट लाइन लगानी और इसमें आपने थोड़ा सा ऐसे कर्व बनाना है और इसको इस तरह से आगे बढ़ा देना है और इस तरह से आपने इसका नोज बना देना है। और फिर यहाँ से नीचे की तरफ मूव करते हुए आप ह्यूमन का इस तरह से माउथ बनाएंगे, यहाँ से आप इसकी चिन बनाएंगे और इस तरह से नेक बनाएंगे ऐसे। अगर आपने ह्यूमन मेल बनाना है तो डेफिनेटली आप इसके थोड़े से इस तरह से बाल शो करेंगे, इस तरह से आप इसको रोटेट करते हुए यहाँ पे आके किसी नेक बना देंगे ऐसे। और इसके हेयर आपने इस तरह से 3 कप लेने हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और यहाँ पे लाके इसको आप मिला देंगे। यहाँ पे आप चाहें तो इसका ह्यूमन ईयर बना सकते हैं और इस जगह पे आप इसके इस तरह से आई शो कर सकते हैं। हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके तमाम पार्ट्स, और देखेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से बनता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू होता है नेजल कैविटी से। यहाँ से आप इस तरह से ये नेजल चैम्बर बनाएंगे। दिस इज ह्यूमन नेजल चैम्बर। ये नेजल चैम्बर है। इसका पहला पार्ट ये है जहां से एयर दाखिल होती है, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। दिस इज अ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ये, और ये इसकी नेजल कैविटी है। और आप ये कह सकते हैं कि ये इसकी इंटरनल नॉस्ट्रिल है, जहां पे ओरल कैविटी और ये आपस में ज्वाइन करते हैं। फिर ये नेजल चैम्बर और ये फेरिंग्स है। आप चाहें तो इन पार्ट्स को साथ साथ लेबल भी कर सकते हैं। दिस इज नेजल चैम्बर, या इसको नाम देते हैं नेजल कैविटी का। इसके साथ ही आप इस तरह से आर्म शो कर सकते हैं दोनों तरफ, ऐसे स्ट्रेट आर्म आप शो कर सकते हैं दोनों तरफ। इधर भी आप इसके आर्म शो करें। दोनों तरफ आपने कोशिश करनी है कि बॉडी के पार्ट्स को बैलेंस ही रखें, ऐसे। ये देखें, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि फेरेंक्स इज अ कॉमन पाथ फॉर बोथ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। फेरेंक्स जाके 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक तरफ ये मूव करता है लेरेंक्स में और दूसरी तरफ ये मूव करता है एसोफेगस में। क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, लिहाजा यहाँ पे हम सिर्फ लेरेंक्स की ही बात करेंगे। तो ये इस तरह से ये लेरेंक्स है, दैट इज अ टॉप पार्ट ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया का जो टॉप वाला हिस्सा है उसको हम नाम देते हैं लेरेंक्स का।
दिस इज लेरिंग्स। जी, लेरिंग्स के बिल्कुल नीचे सांस की नाली शुरू होती है, जिसको विंड पाइप या ट्रैकिया कहते हैं, और ट्रैकिया की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। ये देखें, और इसमें ये सी शेप कार्टिलेज रिंग्स होते हैं जो कि ट्रैकिया को अंदर की तरफ बेंड होने से रोकते हैं। ट्रैकिया हमारी चेस्ट कैविटी में जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है ऐसे, और इन दोनों को कहते हैं लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई, और इसके ऊपर भी सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स होते हैं। ब्रोंकाई 3 तरह की होती है। ब्रोंकाई, हम ब्रोंकाई को 3 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ब्रोंकाई में पहली है प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी दैट इज सेकंड दैट इज सेकेंडरी ब्रोंकाई, एंड थर्ड वन दैट इज टर्शियरी ब्रोंकाई। 3 तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। पहले जो ब्रोंकस है उसमें सी शेप कार्टिलेज रिंग्स होती हैं, बाद में ये इसमें कार्टिलेज की प्लेट्स आ जाती हैं, और ग्रेजुअली इनके अंदर कार्टिलेज कम होती जाती है, और इनके साथ ही जुड़े होते हैं हमारे लंग्स। यानी कि इन ब्रोंकाई के साथ इस तरह से आप लंग्स बनाएंगे ऐसे, ये देखें, ये देखें, आपने इस तरह से लाइन लगा लेनी है, और इस तरह से आप ऐसे ये लंग्स शो करेंगे। This is the first one and this is the second. ये आपने लेफ्ट और राइट 2 लंग्स बना लिए। फिर लंग्स के बाहर डबल मेम्ब्रेन होती है, जिसको कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन्स, या दोनों को कलेक्टिवली हम एक ही नाम दे सकते हैं, प्लूरा। ये जरा गौर करें, इस तरह से अगर मैं एक ही लंग्स की मैं बनाऊं तो मैं इधर ही 2 मेम्ब्रेन को एक साथ बना देता हूं, ये। और याद रखिएगा हमारे जो लंग्स हैं वो हमारे रिब्स के बिल्कुल नीचे होते हैं, और ये चेस्ट कैविटी है जिससे हमारे लंग्स पाए जाते हैं। हमारे सीने के अंदर ये सामने जो हड्डी है इसको कहते हैं स्टर्नम, और स्टर्नम हमारे रिब्स के साथ जुड़ी होती हैं। ये सामने से जो रिब्स हैं स्टर्नम के साथ जुड़ी हैं, और बैक से हमारे वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ी हैं। तो रिब्स हमारी एक चेस्ट कैविटी बनाती हैं, एक आप कह सकते हैं कि थोरेसिक कैविटी बनाते हैं, उसके अंदर ये पड़े हुए हैं हमारे लंग्स। तो लंग्स के अंदर जो पहली सांस की नाली दाखिल होती है वो प्राइमरी ब्रोंकाई है। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई आगे मजीद डिवाइड हो जाती है। प्राइमरी ब्रोंकाई इट इज डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये देखें। फिर सेकेंडरी नेक्स्ट मजीद डिवाइड हो जाती है किसमें, टर्शियरी ब्रोंकाई। इस तरह से ये ट्यूब्स का एक नेटवर्क बन जाता है, ये देखें। फिर ये जो टर्शियरी ब्रोंकाई है इट ओपन्स इनटू ब्रोंक्यूल्स, ये ब्रोंक्यूल्स में खुलते हैं, और ब्रोंक्यूल्स आगे फिर मजीद मूव करता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आगे खुलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में, जहां पे गैस एक्सचेंज होनी है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स फाइनली इट ओपन्स इनटू एल्वियोलर डक्ट्स, एल्वियोलर डक्ट्स। तो एल्वियोलर डक्ट के साथ बेशुमार एल्वियोलाई अटैच होती हैं, अभी वो डिस्कस करते हैं हम। ये डायग्राम में जरा देखें, डायग्राम के अंदर ये आपको टर्शियरी ब्रोंकाई तक नजर आ रहे हैं। टर्शियरी ब्रोंकाई आगे डिवाइड होकर ब्रोंक्यूल में चेंज हो जाता है,
और ब्रोंक्यूल फिर आगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल में, और फाइनली टर्मिनल ब्रोंक्यूल डिवाइडेड इनटू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल which opens into respiratory bronchiole opens into respiratory bronchioles. They are open into alveolar ducts, and alveolar ducts holds many alveoli. यहाँ पे इस तरह से बेशुमार सैक होते हैं जिनको एल्वेलाई का नाम देते हैं। ये देखें, तो हर एक रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के एंड पे बेशुमार आप कह सकते हैं कि एल्वेलाई होती हैं, जहां पे एल्वेलाई सारी की सारी ये सैक जुड़े हुए हैं, वहां पे जो डक्ट उनके दरमियान बनेगी उस डक्ट को हम कहते हैं एल्वियोलर डक्ट। अभी मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा और बड़ा करके बताता हूं। अगर हम इस सर्कल को, इस जहां पे ये बनी हुई है एल्वेलाई, इसको थोड़ा सा बड़ा करें तो हम इस तरह से बनाएंगे। हम इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, सपोज दैट के ये वो एल्वियोलर डक्ट है, दिस इज एल्वियोलर डक्ट, और इसके साथ जुड़े हुए हैं बेशुमार एल्वियोलाई। मतलब ये देखें, ये एक इस तरह से आपको ये सैक लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, वन, इसमें ओवरलैपिंग भी हो सकती है, दिस इज द सेकेंड, हियर इज द थर्ड, fourth, and this is the next one, this is next। इस तरह से बेशुमार सैक नजर आ रहे हैं आपको। इन सैक्स को कहते हैं एल्वेलाई, और यही वो लंग्स के पार्ट्स हैं जहां पे गैस एक्सचेंज होनी है। तो इनके दरमियान में ये जो डक्ट नजर आ रही है इसको कहते हैं एल्वियोलर डक्ट। यहां से अगर हम एक एल्वियोलस बनाएं, मैं यहां से एक एल्वियोलस बनाता हूं, दीज आर ऑल कलेक्टिवली कॉल्ड एज एल्वियोलाई, और यहां से हम एक एल्वियोलस की बात करते हैं। असल इस तरह से हम एक एल्वियोलस बनाते हैं, दिस इज अ सिंगल एल्वियोलस। ये समझ लेंगे इसकी ओपनिंग है, ये एक सिंगल एल्वियोलस है, और इसके अंदर जो स्पेस नजर आ रही है इसको कहते हैं एल्वियोलर सैक। ये एल्वियोलर सैक है। एक एल्वियोलस के अंदर, ये ओवरऑल सिंगल एल्वियोलस है, एक एल्वियोलस के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। गौर कीजिएगा, मैं इसको दोबारा से स्केच करता हूं और यहाँ पे आपको ये रिप्रेजेंट करता हूँ कि किस तरह से ये दो तरह के सेल से मिलकर बने हुए हैं। मसलन ये हम दोबारा से इसको बनाते हैं, सपोज दैट दिस इज एल्वियोलस, इसकी ओपनिंग है, यहाँ पे दो तरह के सेल्स हैं। इसमें जो ज्यादा सेल पाए जाते हैं वो रेस्पिरेटरी सेल्स हैं जो गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, और इसमें चंद एक दूसरे सेल भी पाए जाते हैं जिनको हम एक्सक्रीटरी सेल्स कहते हैं। और ये देखें, ये दो तरह के सेल्स मैंने यहाँ बनाए हैं। एल्वियोलस की थिकनेस एक सेल की होती है, यानी कि इसकी अगर आप मोटाई देखें तो ये यूनिसेलुलर थिकनेस रखती है, यानी कि इसकी वॉल्स एक सेल की थिकनेस रखती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक सेल से बनी हुई है, नहीं, इसकी जो मोटाई है वो सिंगल सेल की बनी हुई है, सिंगल सेल की थिकनेस है, जिसकी वजह से यहाँ पे गैस एक्सचेंज बहुत आसानी से हो जाती है। तो इसमें दो तरह के सेल्स हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको हम रेस्पिरेटरी सेल्स कह रहे हैं, और इन सेल से गैस एक्सचेंज होगी, और जो दूसरे सेल्स मैंने बताए हैं ये सेक्रेटरी सेल्स हैं। सेक्रेटरी सेल्स, इन सेल्स का काम क्या है, दे सेक्रेट सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट जिसको हम कहते हैं इट इज अ मिक्सचर ऑफ लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स का ये मिक्सचर है, एक ये लिक्विड सेक्रेट करता है, लिक्विड सेक्रेट करता है जो कि इसके अंदर बच जाता है, इस तरह से इसके अंदर ये पाया जाता है,
जो कि लंग्स को कोलैप्स नहीं होने देता। आप ऐसे ही समझें जैसे बैलून के अंदर आपने थोड़ा सा वाटर डाला हुआ है और अगर हम उस बैलून में से वाटर को निकाल दें तो लंग्स की वॉल आपस में जुड़ जाती है। तो ये जो लिक्विड है, ये जो लिपोप्रोटीन सर्फेक्टेंट है, ये लंग्स की वॉल को कोलैप्स नहीं होने देता, लंग्स खुले रहते हैं, जिससे हमें गैस एक्सचेंज में आसानी मिलती है। अच्छा, तो लंग्स के नीचे स्केलेटल मसल्स की एक लेयर होती है। इस तरह से स्केलेटल मसल की एक लेयर है जिसको डायफ्राम का नाम देते हैं। डायफ्राम की एक ये लेयर है जो हमारे सांस लेने में हेल्प करती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर है डायफ्राम, इसका नाम है डायफ्राम। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज डायफ्राम, तो आप बताएंगे डायफ्राम इट इज अ मस्कुलर लेयर, स्केलेटल मस्कुलर लेयर, जो हमें हमारी बॉडी के अंदर सांस को बॉडी में ले जाने में और बॉडी से सांस को निकालने में हेल्प करती है। अब इस तरह से इसकी शेप है। अगर ये नीचे की तरफ आ जाएगी तो हम कहेंगे ये लेस डोम लाइक है, यानी कि ये थोड़ी फ्लैट होगी है। अगर ये नीचे की तरफ बेंड करेगी तो इससे क्या होगा, हमारे लंग्स के ऊपर प्रेशर कम होगा और हमारी एयर बॉडी के अंदर चली जाती है। और अगर ये बेंड हो जाती है तो लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से एयर बॉडी से बाहर आ जाती है। तो ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में हेल्प करती है। हम इसकी जो मजीद इंपॉर्टेंस है वो इसके मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल ये हमारे लंग्स के डिफरेंट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। जैसे ही एयर हमारे बॉडी के अंदर दाखिल होती है तो एयर दाखिल होते यहाँ से जब हम इनहेल करते हैं, एयर को इंस्पायरेशन करते हैं, तो एयर के साथ 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस आती हैं। सबसे पहली बात ये कि एयर फिल्टर हो जाती है, उसमें फाइन जो कोर्स पार्टिकल होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं। और फिल्टर उसमें उस एयर को फिल्टर कौन करता है, हमारे नेज़ल कैविटी में पाए जाने वाले म्यूकस मेम्ब्रेन और हेयर्स। उसके अलावा एयर मॉइस्ट हो जाती है और वार्म भी हो जाती है। इसके बाद जैसे ही एयर हमारे यहाँ से लंग्स में मूव करती है तो लंग्स में जाने के बाद जो एयर हम इनहेल करते हैं उसके अंदर ज्यादा ऑक्सीजन होती है। इस तरह से वो एयर हमारे एल्वेलाई में जाती है, यहाँ एयर आती है वो, और उस एयर के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन होती है और उस ऑक्सीजन को हमारे ब्लड के अंदर जाना है। हमारे एल्वेलाई को बेशुमार ब्लड वेसल सराउंड कर रहे होते हैं। ये सपोज दैट कि एक ब्लड वेसल है जो कि हमारे लंग्स को कवर कर रहा है, हमारी एल्वेलाई को कवर कर रहा है। जो ब्लड हमारे लंग्स की तरफ आता है उसके अंदर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है, यानी कि लंग्स की तरफ जो ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। इसके अंदर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, देयर इज अ मोर कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ब्लड ने यहां से बाहर निकलना है, यहां से इस ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं, उन रेड ब्लड सेल के अंदर और ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व फॉर्म में मौजूद है। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रेड ब्लड सेल में पकड़ी हुई है, कुछ ब्लड में डिसॉल्व है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से इधर को ये डिफ्यूज कर जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में आ जाती है क्योंकि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है। तो जैसे ही ब्लड यहाँ से सर्कुलेट होता हुआ यहाँ से बाहर निकलता है, यहाँ से ये बाहर निकलेगा तो ये एल्वेलस के अंदर से ऑक्सीजन यहाँ पे डिफ्यूज होकर चली जाती है। क्योंकि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ डिफ्यूज कर जाती है। तो यही वजह है जो लंग्स में ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, जैसे ही वो लंग्स से बाहर निकलता है तो वो ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजन कैरिंग होता है, उसके अंदर ज्यादा ऑक्सीजन होती है। मैं ये नहीं कहता उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल खत्म हो जाती है, नहीं, लेकिन उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है जो ब्लड आया था उसकी निस्बत। तो इस तरह से हमारे लंग्स के अंदर तमाम एल्वेलाई के अंदर ऐसे ही गैस एक्सचेंज होती है। तो हमारे लंग्स का जो स्ट्रक्चर या फंक्शनल यूनिट है वो एक्चुअली यही एल्वेलर सैक ही है जहां से गैस एक्सचेंज हो रही है, और इन्हीं छोटे छोटे सैक से मिलकर हमारे लंग्स बने हुए हैं। हमारे लंग्स स्पॉन्जी नेचर हैं और ये जो सिस्टम है ये गैस एक्सचेंज का ये पैसिव मैकेनिज्म है। तो सांस बॉडी के अंदर लेके जाना, सांस का बॉडी में लेके जाना, ये इंस्पायरेशन है, इनहेलेशन है,
और एयर का बॉडी का से बाहर निकालना ये एक्सपायरेशन है। तो एक्सपायरेशन में हम बॉडी के अंदर से ऑक्सीजन कम ऑक्सीजन वाली एयर को बॉडी से निकाल रहे होते हैं, और जब हम सांस को अंदर खींचते हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन वाली एयर को हम बॉडी के अंदर ले जा रहे हैं। इस ओवरऑल प्रोसेस को हम ब्रीथिंग का नाम देते हैं। तो ब्रीथिंग क्या है? दैट इज अ प्रोसेस इन विच फ्रेश एयर कंटेनिंग मोर ऑक्सीजन मूव्स इनटू द बॉडी एंड एयर कंटेनिंग लेस ऑक्सीजन या मोर कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट ऑफ द बॉडी। तो ये दो फेजेस के ऊपर ये मुश्तमिल है प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, दैट इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो इसमें नो डाउट कि हमारे लंग्स के ऊपर, जैसे मैंने कहा कि हमारे चेस्ट कैविटी के बिल्कुल सामने इस जगह पे मौजूद है एक बोन मौजूद है जिसको हम कहते हैं स्टर्नम, और इस स्टर्नम के साथ कुछ इस तरह से डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट रिब्स जुड़ी हुई हैं। ये कोस्टल आर्च है रिब्स की। इस तरह से कुछ तो रिब्स इसके साथ डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं इस तरह से, जो कि हमारे पीछे से हमारे वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ी हुई हैं, ऐसे ये रिब्स हैं। और ये रिब्स हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन भी देती हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जो इस तरह से इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं। तो ये जो रिब्स है ये हमारे लंग्स को ओवरऑल प्रोटेक्शन देती है। तो रिब्स के साथ अटैच होते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। जब वो इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी रिब्स बाहर की तरफ मूव करती हैं। तो जब रिब्स बाहर की तरफ मूव करती हैं तो लंग्स के ऊपर प्रेशर कम होता है और एयर बॉडी के अंदर चली जाती है। जब इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होते हैं तो रिब्स दे सेटल डाउन एंड मूव इनवर्ड। जब वो इनवर्ड मूव करती हैं तो लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, जिस वजह से एयर बाहर आ जाती है। तो इस तरह से लंग्स के अंदर एयर का जाना और लंग्स से एयर का बाहर आना, तो ये रिब्स और रिब्स के साथ जो जुड़े हुए मसल्स हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह से ये ओवरऑल आपके सामने सिस्टम है। हमारे इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में क्या फर्क है? ब्रोंक्यूल, याद रखिएगा, ब्रोंकाई की डायमीटर ज्यादा होती है, ब्रोंक्यूल की डायमीटर बहुत कम है। इसकी डायमीटर 1 मिलीमीटर या इससे भी कम होती है। ब्रोंकाई के अंदर कार्टिलेज मौजूद होती है, जबकि ब्रोंक्यूल में कार्टिलेज मौजूद नहीं होती। ब्रोंकाई के अंदर पॉसिबल ही नहीं है कि गैस एक्सचेंज हो। और याद रखिएगा, ब्रोंकाई ये ट्रैकिया की डिवीजन से बनती है, जबकि ब्रोंक्यूल के अंदर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल भी है, जो कि डायरेक्ट जाके एल्वियोलर डक्ट्स में खुलती है, जहां से गैस एक्सचेंज होती है। तो याद रखिएगा, आप ये कह सकते हैं एल्वियोलर डक्ट्स और ब्रोंकाई के दरमियान में ब्रोंक्यूल है, जबकि ब्रोंक्यूल्स और ट्रैकिया के दरमियान में इसके पार्ट्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। फिर एक क्वेश्चन है कि लेरेंक्स में और फेरेंक्स में फर्क क्या होता है? लेरेंक्स जहां पे खुलती है उसको ग्लॉटस कहते हैं, और ग्लॉटस के ऊपर इस तरह से एक लिड होता है जिसको एपिग्लॉटस कहते हैं। लेरेंक्स के अंदर इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन के इस तरह से दो अंदर की तरफ इस तरह से कॉर्ड्स बड़े होते हैं ऐसे, जिनको कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। ये म्यूकस मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस होती हैं लेरेंक्स के अंदर, वोकल कॉर्ड्स, जिनके साथ एयर आके टकराती है और वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारे डिफरेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं, और इनके हमने 1 बाय 1 फंक्शंस भी डिस्कस किए हैं। तो ये स्टूडेंट्स, आप इसकी स्केचिंग को प्रैक्टिस भी करें और इनके पार्ट्स को मेमोराइज भी करें और इस नॉलेज को शेयर भी करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।